हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होगे। तो चलो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। यार मैं बस बोल देता हूँ, आप लोग करते नहीं हो क्या। थोड़ी मेहनत किया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब मारा करो। तो चलो अब फटाफट से बिना किसी बकवास के पिछला एपिसोड थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि जोयान फैंग क्लेन के यंग मास्टर की हेल्प करता है और उसके लिए वो उनके क्लेन में जाता है। जोयान को लेने के लिए मास्टर लैन आए हुए थे। हालांकि उनके रास्ते पे उन्हें पपेट सेक्ट के 4 एल्डर मिलते हैं जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पर थे, लेकिन उनके पास जो पपेट थी वो ओरिजिन रिटर्नेंस लेवल पर लेट स्टेज पर थी। हालांकि अपने जोयान के साथ उनकी फाइट होती है और जोयान तो ऑब्वियसली आपको पता ही है बैंड बजा देता है और इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं फैंग क्लेन में। लेकिन इस टाइम पे लैन को जोयान के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि जोयान शायद पपेट सेक्ट का मेंबर है। हालांकि उसी टाइम पे एल्डर लैन को दिखाई देती है 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट की एक गाड़ी, जिसका मतलब वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई उस क्लेन का अभी उनके फैंग क्लेन में है। इसीलिए वो काफी ज्यादा जल्दबाजी के साथ अंदर पहुंचता है और वहां हमें दिखाया जाता है 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट का एक बंदा फैंग क्लेन के चीफ से बात कर रहा होता है उनके यंग मास्टर की पॉइजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसने ये कहा था कि अगर आप हमारे क्लेन में ज्वाइन होते हैं तो ही हम आपको ये पिल देंगे। जिस पर वो रेडी नहीं होते तो ये बंदा जाने लगता है और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप जाके देख लो। और ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। माओजुन तुरंत ही उठता है और उस हॉल से बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ बैठा रहेगा तो जो फैंग क्लेन के लीडर फेंगची है वो ऐसे ही उसका टाइम बर्बाद करते रहेंगे। हालांकि वो जैसे ही हॉल के बाहर निकलता है तभी अचानक एक आवाज आती है रुको, जो कि फेंगची की होती है और तीनों एल्डर तुरंत ही फेंगची को देखने लगते हैं और कहते हैं मास्टर। हालांकि इसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एक फादर अपने बेटे के लिए टेंशन में है। उसी तरफ गेस्ट हाउस के गेट के बाहर माओजुन के भी चेहरे में एक ईविल स्माइल होती है और इसके बाद वो मुड़कर तुरंत ही कहता है मास्टर फेंग, क्या आपने अपना मन बना लिया है। उसकी बात को सुनकर फेंगची तुरंत ही उठते हैं और उनकी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन वो अपने दांतों को पीसते हुए तुरंत ही अपनी आंखें बंद करते हैं और सिर हिलाते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक से दरवाजे से एक टकराने की आवाज आती है और माओजुन जो कि गेट के पीछे खड़ा था सीधा ही हॉल के बीच में गिरता है। और इस टाइम पे फेंगची और तीनों एल्डर की नजरें उसी के ऊपर जाती है जो कि अभी अभी अंदर आया था। हालांकि तभी माओजुन कहता है बास्टर्ड, कौन मुझे नीचे गिराने की हिम्मत करता है। और इसके बाद धीरे से अपनी नाक को रगड़ते हुए ऊपर लेने की तरफ देखता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है लेने। तभी एल्डर लेने कहते हैं माओजुन, जब मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हारी घिनौनी आवाज सुनी थी, तुम इतने सालों में भी मरे नहीं हो। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी जगह से पैर पटक कर सीधा माओजुन के सामने अपेयर होते हैं। और इस टाइम पे माओजुन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी लेने उस पर अटैक करेगा और इसीलिए वो उनके अटैक से डॉच भी नहीं कर पाता और एल्डर लेने का चमचमाता हुआ पंच सीधा ही माओजुन की क्रॉस हैंड में जाकर लगता है और एक टक्कर की आवाज के साथ वो तुरंत ही काफी पीछे तक घसीटता हुआ जाता है। हालांकि लेने एक बार और बढ़ने वाले थे लेकिन तभी माओजुन तुरंत ही कहता है डैम इट फेंगची, अगर तुम इसे रुकने के लिए नहीं कहते तो तुम अपने बेटे को बचाने के बारे में भूल सकते हो। हालांकि दोनों ही लेट स्टेज के रिटर्नेंस एक्सपर्ट होते हैं लेकिन एल्डर लेने के हमलों के सामने उसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। हालांकि फेंगची उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा सैड होते हैं और तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करते हैं जिससे एक एनर्जी शील्ड उन दोनों के बीच में कंडेंस हो जाती है और दोनों को दूर कर देती है। उस एनर्जी फील्ड से दूर होता देखकर जोयान तुरंत ही कहता है क्या ये ओरिजिन किंग की पावर है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये रिटर्नेंस एक्सपर्ट को भी पीछे कर सकती है वो भी इतनी आसानी के साथ। और इस टाइम पे जोयान के साथ साथ बाकी सबके भी सेम इंप्रेशन थे लुओ जिन को छोड़ने के अलावा। तभी फेंगची कहते हैं ठीक है लेने, अब तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मास्टर लेने तुरंत ही कहते हैं लेकिन पैट्रियार्ट। तभी फेंगची एक बार फिर कहते हैं आप जा सकते हैं। और इस टाइम पे फेंगची काफी ज्यादा उदास होता है। तभी लेने तुरंत ही कहता है पैट्रियार्ट, मैंने यंग मास्टर को ठीक करने का तरीका खोज लिया है। और इसके बाद वो तुरंत ही मुड़ता है और जोयान की तरफ देखता है। उसी टाइम पे फेंगची जो की काफी ज्यादा उदास थे जैसे ही लेने की बात को सुनते हैं तो वो चेयर जिसपे वो बैठे हुए होते हैं अचानक ही एक फोर्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद वो लेने की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या कहा आपने। और इस टाइम पे वो तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा उम्मीद के साथ लेने को देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लेने ने जो कहा है वो सही है तो उन्हें 10,000 स्कॉर्पियन सेट के साथ अलायंस में जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी और ये फैंग फैमिली के लिए काफी राहत की बात होगी। हालांकि उसी टाइम पे फेंगची सोचता है कि उसने ना जाने कितने सारे अल्केमिस्टों को और लोगों को बुलाया है और सब कुछ करके देख लिया लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अकेले मास्टर लेने के बर्ड ये साबित करने के लिए काफी नहीं थे क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें कभी भी माओजुन को नहीं बुलाना पड़ता। प्रेजेंट टाइम पे अगर वो फैंग जी कॉन्ग को बचाना चाहता था केवल माओजुन पर ही भरोसा कर सकता था, इसीलिए वो कुछ भी डिसाइड करने की हिम्मत नहीं करता और एक बार फिर लड़खड़ाते हुए पूछता है लेने तुमने अभी क्या कहा। मानो ने ऐसे लग रहा हो कि जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। तभी लेने माओजुन की तरफ देखते हैं जिसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज चल रही थी और इस टाइम पे वो काफी बेचैन भी होता है। हालांकि माओजुन जल्दी ही खुद को कंट्रोल करता है। आखिर उसे पता था फैंग जीकोंग की बॉडी के पॉइजन के बारे में और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि एक्सट्रीम साउथ के एरिया में फैंग जीकोंग के फादर भी इसे ठीक नहीं कर सकते। आखिरकार उन्होंने फैंग फैमिली को अपने अंदर मिलाने के लिए इतने सालों तक इंतजार किया
हालांकि तभी मास्टर लाइन कहते हैं, सेक्ट लीडर, मैंने यंग मास्टर की बॉडी के पॉइजन को ठीक करने का एक तरीका खोज लिया है। और इसके बाद वो तुरंत ही फेंग ची को झुककर ग्रीट करते हैं। इस टाइम पे उनकी वॉइस में जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है। और फेंग ची और बाकी लोग जब ये कॉन्फिडेंस देखते हैं तो उनके चेहरे पे तुरंत ही एक स्माइल आ जाती है। और इस टाइम पे वो तीनों एल्डर भी एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान और खुश भी थे, क्योंकि अब उन्हें कम से कम माओ जून से तो हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। इस टाइम पे माओ जून, जिसे यकीन था कि फेंग जीकोंग का यूज करके वो फेंग फैमिली को अपने अंदर मिला सकता है, उसे भी विश्वास नहीं था कि माँ वास्तव में मास्टरलैंड किसी ऐसे को ले आएंगे जो कि 10,000 स्कॉर्पियन सेट की इतनी लंबी स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, लेने सेक्ट लीडर फेंग अभी अभी हमारे 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट में शामिल होने के लिए एग्री हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसी झूठी बातों को हमारे सामने नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास वास्तव में यंग मास्टर की बॉडी के पॉइजन को ठीक करने का कोई तरीका है तो आप कह क्यों रहे हैं, कोई सबूत दिखाइए। और इसके बाद वो एक एक करके सबकी तरफ देखता है और उनका मजाक उड़ाता है। हालांकि तीनों एल्डर ये बात एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन माओ जून ने जो कहा था वो गलत भी नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही लैंड की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो वो वाला कैसे विश्वास कर सकते थे। हालांकि तभी मास्टर लैंड तुरंत ही डिसरिस्पेक्ट वे में माओ जून की तरफ देखते हुए कहते हैं, माओ जून, क्या आपको लगता है कि मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा सकता? और इस टाइम पे उनकी आंखों से किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज हो रहा था। हालांकि तभी माओ जून कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप कोई भी प्रूफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पॉइजन। और इसके बाद वो तुरंत ही रुक जाता है और कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद वो कहता है, मेरे पास इस पॉइजन का एंटीडोट है। आपके सेक्ट लीडर ने तो काफी सारे लोगों से मदद मांगी है, चाहे वो एल्केमिस्ट अलायंस के एल्डर्स हो या वर्निंग एसेंस वैली के सेक्ट लीडर। हालांकि आखिर में क्या हुआ, कोई भी फेंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन नहीं निकाल पाया। और अब वास्तव में आप कह रहे हैं कि आपके पास इस पॉइजन को ठीक करने का कोई तरीका है। मुझे ये मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। हालांकि यहाँ पे माओ जून अपनी बातें कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान तक नहीं देता। और इस टाइम पे सभी का फोकस पूरी तरीके से एल्डर लैंड पर था। हालांकि तभी फेंग ची माओ जून के वर्ड को सुनता है और फिर ध्यान से सोचता है और काफी हैरान भी होता है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में बर्निंग फ्लेम वैली के बैली मास्टर से फेंग जीकोंग की बॉडी के पॉइजन को ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा सीक्रेट जानकारी थी। ये वास्तव में उसे कैसे पता चली? साथ ही यहाँ पे फेंग ची फील कर सकते थे कि जरूर ये बंदा उनसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है, और जरूरी फेंग फैमिली के अंदर ही कुछ अननोन पर्सन होने चाहिए जो कि इनको फेंग फैमिली के बारे में बता रहे थे। हालांकि यहाँ पे माओ जून एक बार फिर कहता है कि इस पॉइजन को जब बर्निंग एज फ्लेम वैली के बैली मास्टर ठीक नहीं कर पाए तो इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता, इसे केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और इस आवाज के साथ सभी लोग तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, तो बोलने वाला पर्सन ऑब्वियसली अपना ठरकी जोयान होता है। और इसके बाद जोयान धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने हॉल के भीतर आता है और उसके पीछे जोयान का पूरा ग्रुप था। जब तक फेंग जीकोंग की बात थी तो वो वहां नागन में चला गया था खेलने के लिए। हालांकि तभी फेंग ची कहते, तुम कौन हो? हालांकि उसे नहीं पता था कि जोयान का ग्रुप कौन है, लेकिन उसने ये देखा था कि ये लैन ये के साथ आया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान थे कि वास्तव में जोयान इस मामले में इंटरफेयर करेगा। हालांकि तभी अपना ठरकी भी कहता, पैट्रियार्क फेंग, मैं जोयान हूँ और मैं मास्टर लैंड के इन्विटेशन पर आपके यंग मास्टर फेंग की बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए आया हूँ। और इसके बाद तुरंत ही फेंग ची को ग्रीट करता है। हालांकि जोयान की आवाज को सुनकर तुरंत ही माओ जून कहता है, बच्चे क्या मैंने गलत सुना? जिस काम को वर्निंग फ्लेम वैली के बैली मास्टर नहीं कर पाए, आपको लगता है कि आप अपने स्टार्टिंग लेवल के रिटर्नेंस की पावर के साथ कर सकते हैं? आप योग्य नहीं है। हालांकि जोयान जैसे ही माओ जून की बात को सुनता है तो तुरंत ही अपने पैर को जमीन पे पटकता और एक धमाके की आवाज के साथ जोयान की पूरी बॉडी से उसकी फ्लेम निकलने लगती है। जिसके बाद जोयान उसकी तरफ देखते हुए फुल चोड़ में कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में योग्य नहीं हूँ? और जैसे ही जोयान की बॉडी से उसकी फ्लेम निकलती है तो तुरंत ही आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और फेंग ची और वो तीनों एल्डर जो कि चेयर पे बैठे हुए थे तुरंत ही सरप्राइजिंग तरीके से चिल्लाते हुए कहते हैं, हेवनली फ्लेम। यहाँ तक कि माओ जून जो कि जोयान के ऊपर हंस रहा होता है, इस टाइम पे उसका चेहरा पूरी तरीके से काला हो गया था और उसकी आंखें बुरी तरीके से फड़क रही होती हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर हेवनली फ्लेम है तो उसकी स्ट्रेटजी खत्म। क्योंकि हेवनली फ्लेम के सामने पॉइजन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हेवनली फ्लेम का काउंटर नहीं कर सकता। आखिरकार हेवनली फ्लेम एक डिवाइन ऑब्जेक्ट थी जिसके अंदर पॉइजन और दुनिया की हर एक फ्लेम झुकती है। और इस टाइम पे अगर फेंग जीकोंग की बॉडी का पॉइजन 1000 या 10,000 साल पुराना भी पावरफुल होता तो भी वो हेवनली फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं के बराबर था। इस टाइम पे वो तुरंत ही कहता है, लालत है, इस बच्चे के पास हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है? आखिरकार उसके 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट ने इतने लॉन्ग टाइम से इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी जो कि जोयान के आते ही पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। आखिरकार उन्होंने हर एक चीज को और हर एक पॉसिबिलिटी को देख लिया था और उन्हें पता था कि कोई भी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जोयान के पास होगी
और जियोयान फैंग फैमिली के टच में आ जाएगा, इसलिए इस टाइम पे ये गुस्से से पागल हो गया होता है। हालांकि तभी आवाज आती है, हाँ मिस्टर जियोयान, क्योंकि मास्टर लेनी ने आपको इन्वाइट किया है। मिस्टर जियोयान मेरे बेटे की बॉडी से पॉइजन को जरूर निकालेंगे और ये मामला आप पर होगा। अगर आप मेरे बेटे की बॉडी से पॉइजन पूरी तरीके से हटा देते हैं तो मैं फेंगची आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने जो कुछ भी प्रॉमिस किया वो तो मैं आपको दूंगा ही साथ मैं फेंगची हमेशा ही मिस्टर जियोयान का एहसानमंद रहूंगा और फ्यूचर में अगर मिस्टर जियोयान को मेरी किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत हुई तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। फेंगची की बात को सुनकर जियोयान का फेस इंप्रेशन बिल्कुल इंप्रेशन लेस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा खुश था। आखिरकार यही तो वो सुनना चाहता था कि एक ओरिजिन किंग लेवल का एक्सपर्ट उसका एहसानमंद रहे, क्योंकि अगर उसका सपोर्ट रहा तो एक्सट्रीम साउथ में जियोयान बिना किसी टेंशन के आगे जा सकता है। हालांकि इस टाइम पे फेंगची जियोयान से बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे मास्टर ले ने तुरंत ही एक फ्लैश के साथ माओ जून के सामने पहुंच जाते हैं और काफी क्रुएल्टी के साथ एक पंच सीधा ही माओ जून की तरफ भेजते हैं, जिससे माओ जून अपनी जिनसेन को इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी पावर के फोर्स के कारण वो काफी हद तक पीछे की तरफ खिसक जाता है। और इसके बाद मार्शल लाइन तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। और इसके बाद तुरंत ही उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन फेंगची तुरंत ही उसे रोकते हुए कहते हैं, लेने उसे जाने दो। ये सुनकर लेने तुरंत ही अनट्रस्टेड तरीके से फेंगची को देखता है और उसके बाद कहता है, पैट्रियार्ट हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? आखिरकार आज मिस्टर जियोयान नहीं होते तो आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता। तभी फेंगची तुरंत ही कहते हैं, मुझे पता है कि आप उससे नफरत करते हो, लेकिन अगर वो फैंग फैमिली से बाहर नहीं जाता तो मुझे डर है कि ये खबर फैल जाएगी और इसके बाद ऊपर के लोग हम पर शक करेंगे, इसीलिए उसे जाने देना बेहतर है। और इसके बाद फेंगची तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए कहते, वापस जाओ और अपने मास्टर से बताना कि फैंग फैमिली हमेशा ही अपने सेट के साथ थी और वो अपने सेट को धोखा कभी नहीं देगा और ना ही कभी 10,000 स्कॉर्पियन सेट और हेवनली पपेट सेट में शामिल होगा। इतना सुनने के बाद तो माओ जून तुरंत ही डर के मारे सीधा ही दरवाजे की तरफ भागता है और यहाँ से बाहर निकलने लगता है। माओ जून के जाने के बाद यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा शांत होता है, जिसके बाद फेंगची काफी रिस्पेक्टेड वे में जियोयान को बैठने के लिए बात करते हैं और उनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है और माहौल भी काफी ज्यादा चिल होता है। हालांकि कुछ बातचीत के बाद फेंगची को पता चलता है कि जियोयान का जो ग्रुप है वो एक्सट्रीम साउथ का नहीं है, बल्कि वे लोग कहीं और से आए थे और यही एक रीजन था कि वो फैंग क्लैन के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि इस टाइम पे लेने फेंगची के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और यहाँ तक कि वो वही बता रहे थे जो कि उन्होंने रास्ते में देखा था। हालांकि जियोयान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो केवल फेंगची के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होता है और फैंग क्लैन के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि उसी टाइम पे माओ जून जो कि फैंग क्लैन से बाहर निकला था उसे रास्ते में फेंग जीकोंग खेलते हुए दिखाई देता है, जो कि अकेला था। तो तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्से से और क्रुएल्टी से फेंग जीकोंग की तरफ देखता है और उसके बाद उसके हाथ में एक ग्रीन कलर की पिल दिखाई देती है। हालांकि ये पिल तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन इससे निकलने वाले क्रूएल ऑरे को कोई भी देख सकता था। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, क्योंकि तुमने 10,000 स्कॉर्पियन सेट की योजनाओं को बर्बाद किया है, मुआवजे के तौर पे मैं तुम्हारा जीवन लूंगा। जिसके बाद हमें फेंगची की आवाज सुनाई देती है जो कि हॉल में थी। ओह, वास्तव में आप रैंक 5 के अल्केमिस्ट है मिस्टर जियोयान, आप तो काफी यंग और टैलेंटेड हैं। न केवल आपकी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है बल्कि आपकी एल्केमी पावर भी इतनी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही आपके पास हेवनली फ्लेम है जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास होना काफी ज्यादा रेयर है। और इस टाइम पे सभी लोग तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना यंग रैंक 5 का अल्केमिस्ट पूरे साउथ रीजन में भी ढूंढने पे कोई नहीं मिलेगा। हालांकि तभी फेंगची कहते हैं, मिस्टर जियोयान आप वास्तव में काफी जीनियस हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब मैं मिस्टर जियोयान से जानना चाहता हूँ। जिसमें जियोयान तुरंत स्माइल करके अपना सिर हिला देता है। तो फेंगची तुरंत ही कहते हैं, उस मामले में मैं क्या जान सकता हूँ कि मिस्टर जियोयान के पास हेवनली पपेट की वो पपेट क्या कैसे आई? क्या आपका हेवनली पपेट सेक्ट के साथ कोई रिश्ता है? और इसके बाद तुरंत ही जियोयान के बॉडी और बाकी लोगों के ऊपर पावरफुल ऑरा बनने लगता है और ये काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि सामने वाली पार्टी आखिरकार एक ओरिजिन किंग लेवल की पार्टी थी। हालांकि जियोयान तो इसे झेल पा रहा होता है, लेकिन बाकी के सभी लोग अपने घुटनों पे आ गए थे। जहाँ तक लुओजिन, म्यूलिंग और लिटिल फेई डॉक्टर की बात थी, उनकी हालत सबसे खराब थी। यहाँ तक कि लिटिल फेई डॉक्टर के मुंह से तो ब्लड भी आने लगा था। हालांकि उसे ये पता नहीं चला, लेकिन जियोयान जैसे ही ये देखता है तो तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर। और इसके बाद जियोयान की बॉडी में तुरंत ही एक थॉट आता है और जियोयान की बॉडी के आसपास गोल्डन लाइट बैरियर इकट्ठा होने लगता है। जिसके बाद जियोयान कांपते हुए हाथों से तुरंत ही कहता है, जायंट एलिफेंट स्किल एक्टिवेट। और इतना कहने के बाद जियोयान की बॉडी कांपने लगती है और साथ ही साथ अचानक ही एक काफी ज्यादा जायंट इल्यूजनरी फिगर जो कि गोल्डन कलर की थी सबके सामने अपीयर होती है। हालांकि इस टाइम पे तो जियोयान झुका हुआ होता है, लेकिन जियोयान के जायंट एलिफेंट स्किल को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं था कि स्टार्टिंग रिटर्निंग एक्सपर्ट इतने पावरफुल अटैक को चार्ज कर सकता है, जो कि ओरिजिन किंग लेवल के वॉरियर के सामने भी खड़े होने में कैपेबल है। और इसके बाद जियोयान की जायंट एलिफेंट स्किल से तुरंत ही गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है, जो कि जियोयान के ऑरे के साथ फ्यूज होकर तुरंत ही
आसपास से फेंग ची की ऑरे को सप्रेस करने लगती है और इस दबाव को रोकने के कारण लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग शांत हो पाते हैं और एक सांस ले पाते हैं। तभी फेंग ची तुरंत ही कहते हैं ये आदमी पहले से ही ऐसी हालत में है, फिर भी वास्तव में यह मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। इस टाइम पे वो जियान की आइडेंटिटी को लेकर काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते बच्चे मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा कि तुम ईमानदारी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। हेवनली पपेट सेक्ट से तुम्हारा क्या संबंध है? हालांकि भले ही जियान एक रिटेंडेंस एक्सपर्ट था, लेकिन उसके सामने का पर्सन ऑरिजन किंग लेवल का था और अपनी पावर के साथ फेंग ची का सामना करना ये सिर्फ सपने देखना जैसा ही था। और इसके साथ प्रेशर एक बार फिर से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं बच्चे तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम हेवनली पपेट सेक्ट से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जोयान और उसके ग्रुप पर पड़ने वाला प्रेशर एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जोयान की बॉडी को ढकने वाली गोल्डन एनर्जी तुरंत ही गायब हो जाती है। जायंट एलिफेंट स्केल के डिस्ट्रॉय होते ही जोयान का जो चेहरा होता है तुरंत ही रेड हो जाता है और वो खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद जोयान की बॉडी तुरंत ही जमीन पे गिरती है और उसके घुटने टिकते ही जमीन तुरंत ही फूट जाती है। हालांकि तभी लुओजिन खांसते हुए कहता है पैट्रियार्ट फेंग, इसका क्या मतलब है? जब वो जोयान को इंजर्ड होते देखता है तो भले ही उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, तुरंत ही उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट और एनिमी वाली फीलिंग आने लगती है। तभी फेंग ची कहता है इसका क्या मतलब, से क्या हुआ? ये केवल पहली बार है जब जोयान मास्टर लैन और कांगर से मिला था और शायद ये उसकी पहले से स्ट्रेटजी थी फेंग फैमिली के अंदर घुसपैठ करने की, क्योंकि आखिरकार जब आप सभी लोग फेंग फैमिली की तरफ निकले तो स्काई डायमंड पपेट के 4 एल्डर्स आपका पीछा कर रहे थे जो कि रिटर्नेंस लेवल से वीक नहीं थे। फिर भी वास्तव में जोयान ने उन चारों को हरा दिया और जोयान के पास हेवनली पपेट सेक्ट की 2 पपेट भी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पहले ही यहाँ पे घुसपैठ करने की योजना बना ली थी। तभी लुओजिन चिल्लाते हुए कहता है ये पपेट साउथ वेस्ट में सी क्लाउड पैलेस से है और जहां तक मैं जानता हूं तो स्काई डायमंड पपेट ने स्काई पपेट सेक्ट ने पहले ही साउथ वेस्ट रीजन में अपनी सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया है और उनमें से सबसे मजबूत हेडक्वार्टर सी क्लाउड पैलेस है। ये सुनकर फेंग ची तुरंत ही कहता है तो अब आप अपने आप को छिपाने के लिए सी क्लाउड पैलेस की पहचान का यूज करना चाहते हैं। फेंग ची के चूतियापूर्ण मूर्खतापूर्ण अनुमान को देखकर लुओजिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इस टाइम पे तो आग में बबूला हो गया होता है वो और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अगर उनके पावर के बीच में डिफरेंस नहीं होता तो लुओजिन तो पहले ही से पीट चुका होता। हालांकि तभी झोंगताई कहते हैं पैट्रियार्ट फेंग, आपको अगर दूसरों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम मुझ पर तो करना ही चाहिए। मैं अल्केमिस्ट अलायंस का लीडर एल्डर हूँ और मेंबर हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम अल्केमिस्ट अलायंस पर भी विश्वास नहीं करते। हालांकि इस टाइम पे झोंगताई की बॉडी के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा था, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और यही एक रीजन था कि वो चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ये सुनकर फेंग तुरंत ही कहता है मैं स्वाभाविक तौर पर अल्केमिस्ट अलायंस पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से आप केवल 2 सालों पहले ही अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हुए हैं। इस टाइम पे फेंग क्लेन के गेस्ट हॉल के अंदर जोयान के पूरे ही ग्रुप की बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी और चेहरा पीला पड़ चुका होता है और इनमें से सबसे बुरी हालत जोयान की थी, जिसकी बॉडी पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और ये प्रेशर इतना था कि वो जोयान की बॉडी के साथ ही साथ सोल तक पे उसके अटैक कर रहा था। हालांकि इस टाइम पे जोयान की बॉडी में प्रेशर इतना ज्यादा फील हो रहा था कि तभी जोयान की बॉडी के अंदर एक और फ्लक्चुएशन होता है जिसे जोयान फील ही नहीं कर पाता और ये ऑब्वियसली अपने जोयान की सोल पे था। इस टाइम पे फेंग ची भी काफी कोल्ड ऑरे के साथ जोयान के ग्रुप को देख रहा था जैसे कि वो जीत गया हो। आखिरकार माओ जून के साथ हुई घटना के बाद वो हर किसी पे शक कर रहा था। साथ ही उसे ये भी पता था कि उसकी फैमिली के अंदर कोई तो है जो कि माओ जून और 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन वो कौन है उसे ये नहीं पता था। हालांकि तभी तीनों एल्डर अपना दिमाग लगाकर कहते हैं पैट्रियार्ट क्या आप निश्चित है कि केवल इसी के आधार पर जोयान को हेवनली पपेट सेक्ट का मेंबर माना जा सकता है? क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? आखिरकार उन्हें पता था कि जोयान यहाँ पे उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था, फिर भी जोयान के ऊपर शक करना ये उन्हें थोड़ा गलत लग रहा था। हालांकि तभी लेने भी कहते हैं पैट्रियार्ट वो, क्योंकि उसने भी फील किया था कि कुछ तो गलत है और वो अपने दिल में कुछ पछतावा भी फील कर रहा था। आखिरकार उसने जोयान के ऊपर बिना किसी रीजन के संदेह किया था। हालांकि उन सबको पता था कि अब कहने में काफी देर हो चुकी है और फेंग ची अब किसी को कुछ भी कहने की अनुमति कैसे दे सकता था। हालांकि तभी फेंग ची कहता है अब आप तीनों मुझ पर शक करेंगे। आमतौर पर मैं आपको कुछ चेहरा देता हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली के एल्डर्स हैं और इसमें आपका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब माओ जून आया था तो आप लोग उसके सामने कितने पोलाइट थे, तब आपने एल्डर्स की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी 1000 पपेट सेक्ट, स्काई पपेट सेक्ट और 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट से हो? ये सुनकर तो तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने फील कर लिया था फेंग ची इस टाइम पे काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। इसलिए वो तीनों एल्डर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है क्ले लीडर, आपको पहले शांत हो जाना चाहिए। ये सुनकर फेंग ची तुरंत ही उन तीनों एल्डर की तरफ देखता है और एक अटैक उनकी तरफ कर देता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और तुरंत ही अपनी जिनसेन कुई के एक्टिवेट करके उस अटैक को रोकते हैं और उनकी जिनसेन कुई के फ्लक्चुएशन के कारण जोयान के ग्रुप पे बनने वाला प्रेशर भी धीरे से टूट जाता है। हालांकि इस टाइम पे जैसे ही जोयान की बॉडी पीछे गिरती है तो उसे लगता है कि जैसे उसकी
बॉडी में कुछ बिखर रहा हो। हालांकि फेंगची एक बार फिर से तीनों एल्डर्स के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी हॉल का दरवाजा एक बार फिर ओपन होता है और इसके बाद एक बंदा तुरंत ही आकर कहता है क्लेन लीडर, यंग मास्टर की बॉडी के अंदर का पॉइजन एक बार फिर काम कर रहा है। यंग मास्टर फेंग जीकोंग को कुछ हो गया है। ये सुनकर फेंगची अचानक से अपनी हरकतों को बंद करता है और इसके बाद चिल्लाता है उसे मरने दो, जिसके बाद वो अपने सिर को घुमाकर तुरंत ही तीनों एल्डर्स की तरफ बढ़ता है और सबसे करीब एल्डर को देखते ही तुरंत ही उनके अंदर पाम अटैक कर देता है और साथ ही उनकी पावर और कल्टीवेशन में अंतर होने के कारण वो उस अटैक को रोक भी नहीं सकते थे, इसलिए केवल वो अपनी तरफ उसे आता हुआ देख सकते थे और उन्हें पता था कि अगर एक बार ये पाम अटैक उनके ऊपर हो गया तो भले ही वो मरे ना, लेकिन वो हैविली इंजर्ड हो सकते हैं और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा वो कभी कल्टीवेशन ही ना कर पाए या कि दोबारा कभी उठ ही ना पाए। हालांकि उस टाइम पे दोनों एल्डर भी काफी उदास होते हैं, लेकिन तभी अचानक जोयान की बॉडी से अननोन एनर्जी फोर्स तुरंत ही जोयान के चारों तरफ एनर्जी वर्टेक्स को क्रिएट कर देती है, जो कि आसपास की काफी ज्यादा क्रूएल जिनसेनकुई को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर फ्लैंक क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा दंग होते हैं और उसी टाइम पे जैसे ही फेंगची की बॉडी से फेंगची का पाम अटैक एल्डर की चेस्ट से टकराने वाला था कि एनर्जी स्टॉर्म तुरंत ही फेंगची की बॉडी से टकराता है और इस धमाके की एक हल्की सी आवाज के साथ फेंगची तुरंत ही उड़ता हुआ दीवार से जाकर टकराता है और उसकी चेस्ट पे एक घाव भी बना हुआ होता है और जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो ब्लड की उल्टी गंडा स्टार्ट कर देता है और इसके बाद उसको चक्कर आते हैं और उसकी लाल आंखें एक बार वापस से ठीक हो जाती हैं। इस टाइम पे वो तीनों एल्डर भी फेंगची को काफी इंटरेस्टेड तरीके से देख रहे थे, जिससे वो अभी अभी बाल बाल बचे थे। हालांकि ये देखने के बाद कि फेंगची अब दोबारा उन पर अटैक नहीं कर रहा, वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हैं जहाँ से ये ऑरा रिलीज हो रहा था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो पर्सन फेंगची को इतनी दूर तक उड़ते हुए भेज सकता है वो वास्तव में जोयान होगा। आखिरकार फेंग क्लैन के सबसे पावरफुल पर्सन फेंगची 4 स्टार ओरिजन किंग लेवल पर थे, जो कि यंग जनरेशन के जोयान द्वारा उड़ते हुए भेज दिए गए थे। इस टाइम पे फेंग क्लैन एक खंडहर में बदल चुका होता है और इस टाइम पे वहाँ से सभी कोई हट गया था और उस खंडहर के बीच में केवल जोयान बैठा हुआ था, क्योंकि जोयान के बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी वॉर्टेक्स घूम रहा होता है और इस टाइम पे जोयान की आंखें बंद थी और पालथी मार करके बैठा हुआ था वो, और वो सारी एनर्जी जोयान की बॉडी के अंदर इंटर हो रही होती है और इस एनर्जी के कारण जोयान की बॉडी में एंसेस्टर जो जुआन धीरे धीरे जाग रहे होते हैं और इतने सालों के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद जो जुआन जो कि नॉर्थ सी में सो चुके थे अब अपनी थकान से बाहर निकले थे। इस टाइम पे उनकी पावर भी काफी ज्यादा थी और साथ ही साथ उनकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये सब कुछ सी क्लेन ट्राइब के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के कारण ही था जो ट्रेजर उन्होंने जोयान को दिए थे। हालांकि जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ जो जोयान की पावर का पता तो नहीं लगा पा रहा था, ना ही वो उनके सिचुएशन का पता लगा पा रहा था। हालांकि धीरे धीरे ही वो एनर्जी वॉर्टेक्स गायब होता है और वो पूरी एनर्जी भी जोयान की बॉडी के अंदर समा गई होती है और इसके बाद गायब हो गई होती है। हालांकि जोयान को ये पता था कि जो जुआन ही ओरिजन कुई को ऑब्जॉर्व कर रहे थे, लेकिन जोयान हैरान था कि जो जुआन में जरा भी मूवमेंट नहीं थी। हालांकि तभी उस जगह के बाहर जोताई काफी ज्यादा टेंशन में जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं जोयान क्या वो ठीक है। इस टाइम पे दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है जोयान को लेकर और इस टाइम पे उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेजी से फ्लैक्चुएट हो रही होती हैं। हालांकि इस टाइम पे सभी की नजरें केवल जोयान पर ही टिकी हुई थी और इस टाइम पे वो तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा सदमे में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो जिनसेनकुई की पावर है ये जोयान की नहीं है, ये बस जोयान के लिए एक प्रोटेक्शन सील की तरह काम कर रही है और ये पूरी एनर्जी जोयान की बॉडी के अंदर जाकर कहीं तो गायब हो रही है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा, न इस पावर के ओनर का पता चल रहा, जिसका मतलब वो तुरंत ही समझ गए थे कि इस पावर का जो भी ओनर होगा वो उनसे पावरफुल ही होना चाहिए, वरना वो फेंगची को इतनी जल्दी पीछे नहीं धकेल सकता था। जहाँ तक फेंगची की बात थी तो वो तो अभी तक दीवार के अंदर ही समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जोयान के झटके से वो अब तक बाहर नहीं निकला। हालांकि तभी धीरे धीरे फेंगची अपनी आंखें खोलता और सामने देखता है और इसके बाद तुरंत ही चौंकते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है यहाँ की हालत, जिसके बाद उसकी आंखें जोयान पर जाकर रुक जाती है और वो तुरंत ही कहता है क्या क्या चल रहा है, और इसके बाद उसे काफी ज्यादा तेज पेन होता है और वो सीन उसे तुरंत ही याद आता है जो कि पहले उसके साथ हुआ था। हालांकि इस टाइम पे उसका चेहरा पीला था, लेकिन वो इस चीज को लेकर खुश था कि उसका पाम अटैक एल्डर से नहीं टकराया था, वरना वो सारी जिंदगी ही पछताता रहता। हालांकि इस टाइम जोयान भी अपने दिल में शांति से बैठा हुआ होता और तुरंत ही कहता है एंसेस्टर क्या आप जाग गए एंसेस्टर। हालांकि जोयान काफी बार उनका नाम लेता है और उन्हें बुलाता है, लेकिन बदले में उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके कारण जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उनको अपनी बॉडी में स्कैन करता है, लेकिन जोयान को कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके कारण जोयान को लगता है कि हो सकता है वो अभी भी न जागे हो। और इसके बाद जोयान तुरंत ही हेल्पलेस तरीके से अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने फेंगची को देखता है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला था। जोयान उसे देखते ही तुरंत ही काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। तभी फेंगची तुरंत ही कहता है मिस्टर जोयान। उसे पता था कि जोयान इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है और वो जोयान को समझाना चाहता था कि अभी क्या हुआ, और इसके बाद वो आगे बढ़ने वाला था कि तभी तीनों एल्डर जोयान और उसके सामने आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं मास्टर अगर आप अभी भी उस पर हमला करना चाहते हैं तो हमें आप पर अटैक करना होगा। ये देखकर फेंग फैमिली के सभी डिसाइबल्स और पर्सन
काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वास्तव में फैंग फैमिली के एल्डर फैंग फैमिली के लीडर के सामने खड़े होंगे। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है, फैंग ची ग्रैंड एल्डर, मुझे नहीं पता कि पहले क्या हुआ, लेकिन पहले जो कुछ भी हो उसके लिए मैं केवल माफी मांग सकता हूँ और इसके लिए जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। हालांकि मिस्टर जियोयान, और इसके बाद वो जियोयान को देखता है और काफी ज्यादा पोलाइट होता है। और इस टाइम पे ऑरिजन किंग लेवल का एक्सपर्ट इतने पोलाइटली किसी के साथ बिहेव करे तो कोई भी नॉर्मल एक्सपर्ट उसे आसानी से माफ कर सकता था, लेकिन जियोयान ऐसा नहीं करता, क्योंकि भले ही उसने चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन उसकी हरकतें पहले ही जियोयान को काफी ज्यादा नाराज कर चुकी थी, जिन्हें 2 या 3 बातों से कैसे सुलझाया जा सकता था। हालांकि तभी तीनों एल्डर कहते हैं, फैंग ची हालांकि आप क्लेन लीडर हैं, लेकिन आप बहुत दूर चले गए थे, जिसके कारण आपने फैंग फैमिली को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए आपके फैसले हम लेंगे। और इस टाइम पे मिस्टर जियोयान अब से हमारे फैंग क्लेन के गेस्ट एल्डर होंगे, और अगर कुछ भी जरूरी नहीं है तो मुझे लगता है कि आप फिर से ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे उनके साथ। एल्डर को पता था कि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और प्रेजेंट टाइम पे इसे सुधारा नहीं जा सकता, इसीलिए वो जो कर सकते थे वो यही था कि फैंग ची को कुछ टाइम के लिए कोई भी फैसला न लेने दिया जाए, क्योंकि यही जियोयान को कुछ हद तक कन्विंस कर सकता था। हालांकि इस टाइम पे जियोयान को भी पता था कि ये उसके पावर और ऑरे के कारण ही है जो पहले उसने सो की थी, वरना ये एल्डर भी इतनी आसानी से जियोयान को रिस्पेक्ट नहीं देते। और जियोयान को ये भी पता था कि ये पावर उनकी नहीं बल्कि जियोजुआन की थी, जिसका प्रॉफिट जियोयान को हुआ था। हालांकि तभी फैंग ची जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जियोयान पहले जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में मेरी गलती थी और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हालांकि मेरे बर्थडे की बॉडी का पॉइजन एक बार फिर एक्टिवेट हो गया है और इस मामले में अब देरी नहीं की जा सकती। मिस्टर जियोयान कृपया मेरे बेटे का इलाज करें। इस टाइम पे वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं था, उसे पता था कि तीनों एल्डर क्या करना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उसके लिए उसका बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन एक बार फिर एक्टिवेट हो गया था और अगर ये कंटिन्यू रहता तो उसे नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए वो तुरंत ही जियोयान से हेल्प मांगने के लिए अपना मुंह खोल देता है। ये सुनकर जियोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते। वो अपने सामने के तीनों एल्डर को देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहे थे। हालांकि एल्डर्स ने कहा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जियोयान को पता था कि वो भी उसके आंसर का वेट कर रहे थे। हालांकि जियोयान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके पीछे लुओजिन और लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उसके साथ आ जाते हैं। और इस टाइम पे सबसे बुरी हालत लिटिल फेरी डॉक्टर की थी, और जैसे ही जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के पीले चेहरे को देखता है तो उसका दिल जो कि अभी अभी शांत हुआ था एक बार फिर हिलने लगता है। हालांकि जियोयान लुओजिन की तरफ देखता है और इसके बाद जियोयान फैंग ची की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यंग मास्टर फैंग के पॉइजन को निकालने में आपकी मदद के लिए सहमत हो सकता हूँ। हालांकि फैंग क्लेन के लीडर को झुकना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपना इशारा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ करता है। ये देखकर तो सभी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि फैंग क्लेन के मेंबर्स को पता था कि सामने वाली लड़की की पावर केवल 3 स्टार डाउडी पर है, और ये कैसे हो सकता था कि फैंग क्लेन का लीडर 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ माफी मांगे। इस टाइम पे उसे फैंग क्लेन के डिसाइबल तुरंत ही हंगामा करने लगते हैं। आखिरकार ये फैंग क्लेन की रिस्पेक्ट की बात थी। हालांकि तभी फैंग जी तुरंत ही कहते, मिस्टर जियोयान क्या ये? तभी जियोयान कहता, अगर फैंग क्लेन के लीडर अनिच्छुक है तो जा सकते हैं और माओ जून की तलाश कर सकते हैं। मेरा मानना है कि उसे अगर आप अभी भी ढूंढते हैं तो वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी जरूर होगा। हालांकि उन्हें पता था कि जियोयान पिछले मामले का ही बदला ले रहा था, लेकिन आखिरकार फैंग क्लेन के लीडर खुद झुककर लिटिल फेरी डॉक्टर से माफी मांगे, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी कीमत थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो फैंग जी कॉन्ग की जान जरूर खतरे में पड़ जाएगी। और आखिरकार वो एक फादर था, इसलिए फैंग जी कुछ देर तक सोचता है और इसके बाद एक कदम आगे बढ़ाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाता है। और इसके बाद फैंग क्लेन के सभी मेंबर्स के सामने, उनकी इंटरेस्टेड नजरों के सामने, वो तुरंत ही झुककर लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीट करता है और साथ ही वर्ड दर वर्ड एक एक शब्द कहकर उससे माफी मांगता है। ये देखकर तो लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक होती है और झट से जियोयान के बगल में चली जाती है और तुरंत ही धीरे से अपना सिर हिलाती है, जैसे कि वो फैंग ची की माफी को एक्सेप्ट कर रही हो। ये देखकर फैंग ची तुरंत ही मिस्टर जियोयान की तरफ देखता है और कहता, मिस्टर जियोयान क्या ये अब ठीक है? ये सुनकर जियोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और उन सभी लोगों को इग्नोर करके तुरंत ही आंगन की तरफ चल देता है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ के उसे भी अपने साथ खींच लेता है। गेस्ट हॉल के बाहर का जो आंगन होता है वो पहले ही खंडहर में बदल चुका था और इस टाइम पे जियोयान जैसे ही फैंग जीकोंग की तरफ चलता है जो कि आंगन की जमीन पे सपाट पड़ा था, तो वो जैसे ही जीकोंग को देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसके बाद थोड़ा सा हिचकिचाते हुए फैंग जीकोंग की कलाई को पकड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर एंटर करा देता है। उसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी तुरंत ही जीकोंग के दूसरे हाथ को पकड़ती है, लेकिन तभी जियोयान उसे रोक देता है। लेकिन तभी जियोयान कहता है, रोको, इसकी बॉडी का पॉइजन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है और मेरी स्पिरिचुअल पावर के साथ भी मैं इसे कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं हूँ, तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही डर जाती है, मतलब चौंक जाती है और तुरंत ही अपना हाथ पीछे ले लेती है। भले ही उसके पास पॉइजन बॉडी हो, लेकिन अगर जियोयान ने ऐसा कहा था तो वो बिल्कुल भी इस मामले को हल्के में नहीं ले सकती थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती, लेकिन इसकी बॉडी का पॉइजन। हालांकि तभी जियोयान के फेस को वो देखती है और तुरंत ही चुप हो जाती है, क्योंकि जियोयान ने उसे रुकने के लिए कहा था।
और इसके बाद वो कहता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो, बस अपना ख्याल रखना। जोयान की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही सिर हिलाकर पीछे की तरफ हट जाती है और इस टाइम पे जोयान को देखकर वो थोड़ा सा ब्लश हो रही होती है। तभी जोयान हवा में एक गहरी सांस लेता है और इसके बाद खुद को कंट्रोल करके फेंग जीकोंग की तरफ देखता है और कुछ जांच के बाद जोयान ये जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि फेंग जीकोंग की बॉडी का वो पॉइजन जिसे उसने काफी हद तक दबा दिया था बिना किसी रीजन के बेतहासा सूजने लगा था और फेंग जीकोंग की बॉडी का वो 4 पार्ट जिससे जोयान ने पॉइजन को पूरी तरीके से निकाल दिया था एक बार फिर पॉइजन के कंट्रोल में आ गए थे और इस टाइम पे पॉइजन की फैलने की जो स्पीड थी वो पहले से भी काफी ज्यादा तेज थी और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान और शक भी करता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। जिसके बाद जॉन कहता है ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। जॉन देख सकता था कि फेंग जीकोंग की बॉडी के अंदर धीरे धीरे ब्लैक कलर की लाइनें बनने लगी हैं जिसका मतलब था कि उसका ये पॉइजन उसकी स्किन तक फैलने लगा है। ये देखकर जॉन कहता है ये पॉइजन काफी स्पीड के साथ फैल रहा है और इसके बाद जॉन तुरंत ही ज्यादा कुछ भी नहीं सोचता और अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करके फेंग जीकुई के बॉडी में तुरंत ही उसे इंजेक्ट करने लगता है और फ्लेम इंजेक्ट करने के बाद जॉन एक बार फिर जांच करता है तो वो पाता है कि इस टाइम पे पॉइजन फैलने की जो स्पीड थी वो धीमी हो गई थी, लेकिन अगर एक रात के अंदर ही फेंग जीकोंग की बॉडी का इलाज नहीं किया गया तो वो एक रात के अंदर ही मर जाएगा। हालांकि तभी फेंग जी कहता है क्या चल रहा है, मुझे फेंग जीकोंग की बॉडी के पॉइजन को दबाए हुए अभी आधा महीना हुआ है, ये फिर से कैसे फूट सकता है। इस टाइम पे फेंग जी को पता था कि इसकी बॉडी के अंदर का पॉइजन काफी अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ रहा था। उसे अच्छी तरीके से याद था कि वो फेंग जीकोंग की बॉडी के पॉइजन को हर एक महीने बाद दबा देता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वाला पॉइजन वास्तव में 12 दिन के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। हालांकि फेंग जी तुरंत ही अपनी बॉडी की ड्यूकी को एक्टिवेट करके एक बार फिर इस पॉइजन को सील करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ कुछ भी ना हो तो बेहतर होगा कि आपको ऐसा ना करना चाहिए। ये सुनकर फेंग जी काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जॉन को देखता है और कहता है लेकिन फेंग जी की बॉडी का पॉइजन फूट गया है और अगर मैं इसे अभी नहीं दबाता तो ये पॉइजन अनकंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद तभी जॉन कहता है लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी उसे नहीं बचा सकूंगा। ये सुनकर फेंग जी तुरंत ही शांत हो जाता है और उसकी बॉडी की जिनसे कोई जिसे उसने इकट्ठा किया था एक बार फिर शांत हो जाती है। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, आखिरकार यहाँ पे जुए में उसके बेटे की जान थी, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके बेटे की जान चली जाएगी और उसे बचा भी नहीं पाएगा। आखिरकार वो कब तक पॉइजन को सील करता और जुआन के इंटरफेयर ने ही उसके बेटे को जिंदा रहने के लिए एक चांस को क्रिएट किया था। फेंग जी को रोकने के बाद जुआन एक लंबी सांस लेता और कहता है परेशानी वाली बात है। जुआन को पता था कि प्रेजेंट टाइम का जो पॉइजन है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये वोन फुल पॉइजन बॉडी की कंपैरिजन में नहीं था, इसीलिए ये अभी भी जोयान के सहने की या बर्दाश्त की हद के अंदर ही था। लेकिन जोयान को एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि पॉइजन एक्टिवेट कैसे हो गया। और इसी के साथ अब ये एपिसोड भी हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ये पॉइजन कैसे एक्टिवेट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। मुझे पता है लेट हो गया था क्योंकि मैं खाना खाने चला गया था। ओके गाइज, बाय बाय त्रियान फैमिली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे जो कि आएगा मॉर्निंग को।